हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा बच्चों। देश भर के जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनके लिए हमने उनके मैथ्स का जो सिलेबस था उस सिलेबस में से एक इकाई सदिश और त्रिविमी निर्देशांक जो थी उसका जो फर्स्ट भाग है, पहली जो प्रश्नावली है सदिश, वो हमने शुरू किया था। और इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि सदिश क्या होता है, सदिश को उसके परिमाण को कैसे व्यक्त किया जाता है, सदिश की कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसके अंदर आपका शून्य सदिश, इकाई सदिश, समान सदिश और समदिश, असमदिश, सरेखीय सदिश, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने ये समझा था कि सदिश की स्थिति सदिश को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि सदिश को सदिश के साथ जोड़ा कैसे जाता है और सदिश में से सदिश को घटाया कैसे जाता है। साथ ही इसके योग से संबंधित दो इम्पोर्टेंट नियम हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक रहेगा आज का हमारा सदिश का योग और घटाव। सदिशों का योग और घटाव। बच्चों, सदिशों का हमने एक रूप पढ़ा था, घटक रूप। घटक रूप जिसमें हमें आई जे और के इकाई सदिश मिलते हैं। मान लीजिए हमारा एक सदिश है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप, और एक अन्य सदिश है हमारा बी वेक्टर 4i कैप माइनस का 5 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। दो सदिश हमें घटक रूप में दे रखे हैं। इनको घटक रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रूप से हम स्पष्ट तौर पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो सदिश ए है ये एक्स एक्स की और इसका जो घटक है वो 2i है, वाई एक्स की और इसका जो घटक है वो 3j है, और जेड एक्स की और इसका जो घटक है वो 5k है। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि किसी सदिश के सदिश घटक और उसके अदिश घटक को कैसे पहचाना जाता है। आई, जे और के समेत जो ये तीनों भाग है ये सदिश ए के सदिश घटक है, जबकि केवल ये जो संख्यात्मक मान है 2, 3 और 5 वो इस सदिश ए के सापेक्ष इसके अदिश घटक है। ठीक है, तो यहाँ हमें पहले चर्चा करनी है कि कैसे सदिश के साथ सदिश को जोड़ा जाता है। सदिश ए प्लस सदिश बी। देखिए, जब सदिश ए प्लस सदिश बी करेंगे तो सदिश ए है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 5k, जबकि जो हमारा दूसरा सदिश है 4i माइनस 5j प्लस का 7k, इन दोनों सदिशों को हमें जोड़ना है। तो समझिए आप इस चीज को। मान लीजिए जो सदिश ए है इसकी हम बात करें तो x अक्ष की ओर इसका जो सदिश घटक है वो है 2i, मूल बिंदु से 2i, जबकि जो सदिश b है उसका x अक्ष की ओर जो घटक है वो है 4i। यानी ये सदिश और इसके साथ एक 4i का घटक, ये दोनों घटक जुड़ रहे हैं, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ सामान्यतः जो सदिशों का योग किया जाता है उसके अंदर आपको i वाले घटक के साथ i वाले घटक को जोड़ना होता है, j वाले घटक के साथ j वाले घटक को जोड़ना होता है, और k वाले घटक को k वाले घटक के रूप में जोड़ना होता है। तो 2i प्लस 4i कितना हो जाएगा? 6i हो जाएगा। 3j और माइनस का 5j, 3j माइनस का 5j कितना हो जाएगा? माइनस के 2j प्लस के 5k और प्लस के 7k प्लस के 12k। इस तरीके से सदिश को सदिश के साथ जोड़ा जाता है।
आई के साथ आई वाला घटक जुड़ेगा, वाई जे के साथ जे वाला घटक जुड़ेगा और के साथ में के वाला घटक जुड़ेगा। यहां से हम चाहें तो इसमें से दो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड जो हमारा रहेगा, सदिश ए के में से आपको सदिश बी को घटाना है, यानी सदिशों का हम घटाओ या सदिशों का हम व्यकलन कर रहे हैं। तो पहला सदिश है हमारा 2i प्लस 3j प्लस का 5k, जबकि जो हमारा दूसरा सदिश है माइनस 4i माइनस का 5j प्लस का 7k। बच्चों देखिए, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो वो माइनस का साइन ब्रैकेट खुलने पर अंदर की प्रत्येक भाग का जो चिन्ह होता है उसको बदल देता है। यानी जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का चिन्ह इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा और इस प्लस को भी माइनस कर देगा। चलिए ब्रैकेट्स खोलते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 4i माइनस माइनस प्लस का 5j माइनस प्लस माइनस का 7k। चलिए ये है प्लस का 2i, ये माइनस के 4i, कितना हो जाएगा माइनस का 2i, प्लस के 3j प्लस के 5j प्लस के 8j प्लस के 5k माइनस के 7k, कितना हो जाएगा माइनस का 2k। तो इस तरीके से हम सदिशों का योग और सदिशों का घटाव करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि किसी सदिश को किसी अदिश राशि से गुणा कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें प्रश्न इसमें ये दे दिया जाए कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका हमें मान निकालना है। 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो देखिए 2a वेक्टर का मान कितना है हमारा 2i प्लस 3j प्लस का 5k प्लस b वेक्टर है हमारा 4i माइनस 5j प्लस का 7k। बच्चों किसी सदिश को जब किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उस सदिश का प्रत्येक घटक उस संख्या से गुणा हो जाता है। जब भी किसी सदिश को किसी अचर राशि से किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका प्रत्येक घटक i, j और k के जो घटक होंगे वो उस संख्या से गुणा हो जाएंगे। यानी जब हमने इस वेक्टर a को 2 से गुणा किया है तो क्या होगा 2 दूनी 4i प्लस का 6j प्लस का 10k और प्लस में है हमारे पास में 4i माइनस का 5j और प्लस का 7k। जोड़ लीजिए 4i और 4i कितना हो जाएगा 8i कैप प्लस का 6j और माइनस का 5j तो प्लस का j प्लस के 10k और प्लस के 7k प्लस के 17k। तो इस तरीके से जब हमें घटक रूप में सदिश दे रखे होते हैं तो उन सदिशों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, साथ ही किसी सदिश को गुणा करके भी जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं जिन प्रश्नों से हमारे आज का ये जो योग और घटन का जो कॉन्सेप्ट है ये और पिछले लेक्चर के भी कुछ कॉन्सेप्ट जो एक साथ में क्लियर हो जाए। मान लीजिए प्रश्न है हमारे सामने, सदिश सदिश ए वेक्टर 2i
माइनस जे तथा बी वेक्टर 3i प्लस का जे प्लस का 4k के योग के अनुदिश दस इकाई सदिश ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न से हमारे 2 से 3 कॉन्सेप्ट जो है एक साथ क्लियर होने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए इसे। 2 सदिश हमें दे रखे हैं, सदिश ए दे रखा है और सदिश बी दे रखा है। आपको इन दोनों सदिशों का जो योग होगा उस योग के अनुदिश एक इकाई सदिश निकालना है और उस इकाई सदिश का 10 इकाई बनाना है, यानी 10 इकाई का एक सदिश निकालना है आपको। ठीक है, समझिएगा इसे ध्यान से। सॉल्व करते हैं इसे। आपको जो दिया है यहां पे वो दिया है सदिश ए 2i माइनस जे, जबकि सदिश बी 3i प्लस जे प्लस का 4k। आपको इन दोनों सदिशों के योग के अनुदिश एक नया सदिश निकालना है। तो सबसे पहले इनका योग कर लेते हैं। तो सदिश ए प्लस सदिश बी, जैसे ही हम इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे तो इनके i के घटक जुड़ जाएंगे, j के घटक जुड़ जाएंगे और k वाले घटक जो है परस्पर जुड़ जाएंगे। तो 3i और 2i कितना हो जाएगा? 5i। ये j और j, माइनस का j और प्लस का j कट जाएगा और प्लस का 4k। ये हमारा एक नया सदिश आ गया है। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमारा एक नया सदिश बन रहा है, ये सदिश हमारा c वेक्टर है। ठीक है, किसी भी सदिश को आप कोई नया नाम भी दे सकते हो। तो जब सदिश a और b जुड़ेंगे, घटेंगे, तो उससे एक नया सदिश मिलेगा। उस नए सदिश को हमने यहाँ नाम दिया है c वेक्टर। अब देखिए, आपको इस सदिश के अनुदिश एक 10 इकाई का सदिश चाहिए ना। ये यहां से इकाई हटा दीजिए। आपको एक 10 इकाई का सदिश ज्ञात करना है, 10 इकाई का। तो बच्चों, हमें ये पता है कि किसी भी सदिश के सापेक्ष जो इकाई सदिश होता है उसका परिमाण 1 होता है। छोटी क्लास में हमने कुछ प्रश्न किए होंगे ऐसे। आपसे ये पूछा जाता था कि यदि 5 पेन का मूल्य 25 रुपए है तो 7 पेन का मूल्य कितना है। तो हम पहले एक पेन का मूल्य निकाल लेते थे कि हमारे एक पेन का मूल्य 25/5 5 रुपए है। एक पेन का जो मूल्य निकल जाता था उसको हम 7 से गुणा करते थे, तो हमारा आंसर आ जाता था 35। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ काम में लेना है। आपको उसने कहा है कि ऐसा सदिश निकालो जिसका परिमाण 10 इकाई हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस सदिश के सापेक्ष एक इकाई सदिश निकालेंगे। इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। तो जब उस इकाई सदिश वाले सदिश को हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें 10 इकाई का क्या मिल जाएगा? सदिश मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले सी वेक्टर के सापेक्ष इकाई सदिश निकालते हैं। ठीक है, तो सी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश, जिसे हम कहेंगे सी कैप। और इकाई सदिश कैसे निकलता है? किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग लगा दीजिए। किसी सदिश के सापेक्ष इकाई सदिश बराबर सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। और परिमाण कैसे निकलता है? परिमाण निकलता है अंडर रूट
आई के साथ वाले नंबर का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले नंबर का स्क्वायर प्लस के साथ वाले नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ आपका जो सी वेक्टर का मापांक है, परिमाण है, वो होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि जे यहाँ पे है नहीं। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 20, 30, 40, 41 इकाई। तो ये सी वेक्टर जो था हमारा, उसका परिमाण आ गया। तो इसलिए हमारा जो सी कैप होगा, सी वेक्टर बटा मोड सी, वो मिलेगा 1 बटा अंडर रूट 41 और ब्रैकेट जो आपका सदिश सी दे रखा है 5 आई प्लस का 4 के। तो बच्चों ये जो हमें सदिश मिला है, ये सदिश ए और सदिश बी के योग के अनुदिश इकाई सदिश है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमें इकाई सदिश नहीं, हमें 10 इकाई का सदिश निकालना था। तो इसलिए सी वेक्टर के अनुदिश 10 इकाई का जो सदिश होगा वो होगा 10 इंटू इकाई सदिश। तो हो जाएगा 10 बटा रूट 41 और ब्रैकेट 5 आई प्लस 4 के। ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपका योग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसमें आपका इकाई सदिश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किसी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है वो हमने सीखा यहाँ पे, और इकाई सदिश निकालने के बाद जितनी इकाई का आपको सदिश कहा जाए वो कैसे निकाला जाता है वो हमने समझा है। तो इस प्रश्न को समझे और नोट कीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सदिशों के योग से संबंधित 2 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। और इसमें जो पहला नियम है वो नियम आएगा हमारा सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, समझिए इस त्रिभुज नियम को। देखिए, मान लीजिए हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये हमने एक त्रिभुज लिया है और इस त्रिभुज का हमने नाम रखा ओ ए बी। इस त्रिभुज ओ ए बी की जो 3 भुजाएं हैं बच्चों, ओ ए बी और ओ बी, ये तीनों भुजाएं देखी जाए तो वो रेखाखंड है, क्योंकि इसके 2 अंतिम बिंदु आ रखे हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। इस ए बी के भी 2 बिंदु है, ए और बी, और इस ओ बी के भी 2 भाग है, बिंदु है ओ और बी। किसी भी रेखाखंड को अगर हम दिशा दे दें तो रेखाखंड जिसकी दिशा हो उसे हम सदिश कहते हैं। दिष्ट रेखाखंड को ही हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। तो अगर हम ओ से ए की तरफ इसकी दिशा दे दें तो ये ओ ए वेक्टर बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए बी को ए से बी की ओर दिशा दे दें तो ये ए बी जो है ये भी एक सदिश बन जाएगा। मान लीजिए ओ ए वेक्टर आपका ए वेक्टर है और ए बी आपका बी वेक्टर है। बच्चों, त्रिभुज का जो ये नियम है सदिश का, ये कहता है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं
एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे तो इनका परिणामी सदिश, इनका जो परिणामी सदिश होगा विपरीत दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्यक्त होगा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, भुजा OA और भुजा AB एक ही दिशा में, देखिए ये जो OA सदिश है इसकी दिशा कैसी है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा में, और AB की दिशा भी कुछ वैसी है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उस स्थिति में जो इस सदिश और इस सदिश का जो परिणामी सदिश होगा, यानी इनका जो योग वाला जो सदिश होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा इनकी विपरीत दिशा में व्यक्त किया जाएगा। यानी ये जो आपका वेक्टर है ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर? OB वेक्टर। OB वेक्टर। ये सदिश योग का त्रिभुज का नियम है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उन सदिशों के योग को निरूपित करेगी। ठीक है, यानी यहां से क्या हो रहा है, देखिए इसको हम सिद्ध भी कर देते हैं एक बार। ठीक है, देखिए हमने कक्षा 11 में फिजिक्स में विस्थापन को पढ़ा है, और विस्थापन क्या होता है, अगर ये बिंदु A है हमारा, ये बिंदु हमारा B है, और यहां से हमें B तक जाना है, और हमारे पास में अलग अलग रास्ते हैं। मान लीजिए ये रास्ता भी था हमारे पास में, एक सीधा रास्ता भी है, मान लीजिए एक इस तरह का रास्ता भी है, और एक ऐसा रास्ता भी है। तो ये जितने भी हम रास्ते काम में ले रहे हैं, इन चारों ही केस के अंदर जो हमारा विस्थापन होगा वो एक ही होगा, और वो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होगी उसी को कहा जाएगा। ठीक है, यदि A बिंदु से रवाना होके घूम के वापस A बिंदु पे आ जाए तो आपका विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा। देखिएगा, अगर एक बिंदु O से A जा रहा है, O से A प्लस A से B जा रहा है, और B से O जा रहा है, उस स्थिति में बिंदु घूम के फिर से उसी बिंदु पे आ गया है, तो इसका जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। यहां से BO वेक्टर को अगर हम यहां ले जाएं तो OA सदिश प्लस AB सदिश बराबर हो जाएगा माइनस का BO सदिश। और हमें ये पता है कि AB सदिश और BA सदिश ये बराबर नहीं होते, इनका परिमाण तो बराबर होता है लेकिन इनकी दिशा जो है विपरीत होती है, और उसी विपरीत दिशा को माइनस का चिन्ह दर्शाता है। तो अगर मैं इस BO वेक्टर को OB वेक्टर बनाना चाहूं तो मुझे क्या लिखना होगा, अगर मैं BO सदिश को OB सदिश लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा माइनस का OB सदिश। तो यहां से हमारा रिजल्ट मिलेगा हमें OA प्लस AB बराबर OB सदिश। ये OA सदिश प्लस AB सदिश बराबर OB सदिश। ठीक है, तो यही हमारा त्रिभुज का नियम है। दो भुजाएं अगर सेम दिशा में दो सदिशों को दर्शा रही है तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उनकी विपरीत दिशा में उनके योग को दर्शाएगी। ये बात तो हमने कर ली किसकी, योग की। अब हम बात कर लेते हैं घटाव की। तो देखिए ये हमारा सदिश B वेक्टर है। अगर हम इस सदिश की
विपरीत दिशा में एक सदिश ले लें, एक इसकी विपरीत दिशा में एक सदिश ले रहे हैं जिसकी लंबाई उतनी है जितनी इस बी वेक्टर की है, तो इस सदिश को कहा जाएगा माइनस का बी वेक्टर। इनका परिमाण समान है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। और हमने यहाँ इस बिंदु को सी नाम देके और इस ओ सी को जोड़ दिया, तो यहाँ पे फिर से एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज की दो भुजाएं ओ ए और ए सी, इनकी एक ही दिशा है। तो त्रिभुज के नियम के हिसाब से ओ ए सदिश प्लस ए सी सदिश जो आएगा वो तीसरी दिशा आएगी ओ सी सदिश। ये लीजिए, तो ओ सी वेक्टर यहां से जो हमें मिलेगा, ओ सी वेक्टर जो हमें मिलेगा इनकी विपरीत दिशा में, वो क्या मिलेगा, ओ ए सदिश वेक्टर ए प्लस ए सी सदिश माइनस का बी वेक्टर। ओ सी सदिश बराबर ए सदिश माइनस बी सदिश। तो इस तरीके से त्रिभुज के योग नियम से हम कैसे सदिशों को जोड़ा और घटाया जाता है वो सीखा है। बच्चों, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इस तरीके से दो सदिश परस्पर जुड़ते हैं तो पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे सदिश का पहले सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु सेम होता है, और उनको अगर हटा दिया जाए तो ओ बी वेक्टर हमारा उनका परिणामी सदिश होगा। यहां देखिए ओ ए प्लस ए सी, तो यहां से एक हट जाएगा तो हमारा सदिश क्या बन गया, ओ सी सदिश बन गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहां समझना है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इसे। मान लीजिए एक ये रेखाखंड है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु ए है 1,2,3, और ये इसका अंतिम बिंदु है बी 4,5,6, और हमें इस ए बी वेक्टर को निकालना है। हमें इस ए बी वेक्टर को सदिश रूप में लिखना है। तो हम एक बिंदु ले रहे हैं, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0,0, और इस मूल बिंदु को हमने ए बिंदु से मिला दिया और इसी को हमने बी बिंदु से भी मिला दिया। अगर मैं बात करूं ओ ए सदिश की, ओ ए सदिश, तो ओ ए सदिश जो होगा हमारा, जिसको हम स्मॉल ए नाम दे देते हैं, स्मॉल ए वेक्टर, ये ओ ए सदिश जो है वो इस बिंदु ए का स्थिति सदिश होगा। ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। ये जो होगा ये बिंदु ए का स्थिति सदिश होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सीखा है कि यदि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु पे हो, यदि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु पे हो, तो वो सदिश अंतिम वाले बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ओ बी वेक्टर की बात करें, ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर के अंदर इसका प्रारंभिक बिंदु कौन है? मूल बिंदु। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा ये ओ बी वेक्टर है, या जिसको हम स्मॉल बी वेक्टर कहते हैं, तो ये बिंदु बी का स्थिति सदिश होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक है। तो इस तरीके से ये सदिश, ये बिंदु ए का स्थिति सदिश और ये बिंदु बी का स्थिति सदिश, और यहां बन रहा है हमारा एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में देखिए ओ ए और ए बी की दिशा सेम है, तो त्रिभुज का योग का जो नियम है उसके हिसाब से ओ ए सदिश प्लस ए बी सदिश बराबर होगा ओ बी सदिश।
ठीक है, जिनकी दिशा एक ही जैसी है वो जुड़ जाएंगे और उनका परिणाम ही जो है तीसरा सदिश होगा। तो ओ ए सदिश प्लस ए बी सदिश बराबर ओ बी सदिश। हमें यहां से क्या निकालना था, हमें यहां से चाहिए ए बी सदिश, हमें यहां से ए बी सदिश चाहिए। तो यहां से जो ए बी सदिश निकलेगा वो निकलेगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। और ये इंपॉर्टेंट है, जब हमें किसी सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बताओ, किसी सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बताओ, उस स्थिति में उस सदिश को कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, जहां पे ये जो ओ बी है ये आपके बी का स्थिति सदिश है, जबकि ये जो ओ ए है ये आपकी बिंदु ए का स्थिति सदिश है। यानी जब ए बी वेक्टर आपको निकालना है तो पीछे वाले बिंदु का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, समझ पा रहे हो? जब भी आपको ए बी वेक्टर निकालना हो तो पीछे वाले बिंदु का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश, ऐसा करने से आपको वो ए बी वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालना चाहें, ए बी सदिश, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस ओ ए वेक्टर की बात करनी है, ओ ए वेक्टर, तो ये ओ ए वेक्टर कैसे निकलेगा? ये ओ ए इस बिंदु ए का स्थिति सदिश है, और किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश जब निकालना होता है तो उसके जो निर्देशांक दे रखे होते हैं उनके साथ आप आई जे और के जोड़ के उनको जोड़ लीजिए। जैसे यहां से जो ओ ए वेक्टर होगा आपका, ओ ए वेक्टर वो बनेगा आई प्लस 2j प्लस 3k, जबकि यहां से जो ओ बी वेक्टर बनेगा आपका, ओ बी वेक्टर वो बनेगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, तो अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर होगा बिंदु बी का स्थिति सदिश, तो बिंदु बी का स्थिति सदिश कितना है? 4i प्लस 5j प्लस 6k, और माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश i प्लस 2j प्लस 3k। तो हमारा जो ए बी वेक्टर आएगा वो आएगा 4i माइनस आई, 3i, 5i माइनस 2i, 3j और 6k माइनस 3k प्लस का 3k। तो ये जो सदिश है ये हमारा ए बी सदिश है। ठीक है बच्चों, तो इस अभी हमने ये सीखा है सदिश योग नियम क्या होता है, और सदिश योग नियम को काम में लेकर हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब भी हमें किसी सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता हो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की निर्देशांक पता हो, तो उस सदिश को कैसे निकाला जाता है। तो उस सदिश को निकालने का तरीका है उसके अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस उसके प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश कैसे निकलता है ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें पता हो और हमें उस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है ना, स्थिति सदिश का अर्थ हुआ उसका प्रारंभिक बिंदु ओ लेना है, तो वो कैसे निकलेगा? उनके निर्देशांकों के साथ आई, जे और के अटैच करके उनको जोड़ दीजिए। 1i प्लस 2j प्लस 3k, ये ए बिंदु का स्थिति सदिश। 4i प्लस 5j प्लस 6k, ये बी बिंदु का स्थिति सदिश। और जब ए बी वेक्टर निकालना है तो ये वेक्टर इसका स्थिति सदिश माइनस इसका स्थिति सदिश। नोट कीजिए। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। इसका जो दूसरा नियम है उसे कहा जाता है समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए नियम क्या कहता है?
सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हमने लिया। ए बी ओ ले लेते हैं इसको, ओ ए बी सी। तो समांतर चतुर्भुज का जो सदिश योग नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं यानी पड़ोसी वाली भुजाएं जो है वो दो सदिशों को व्यक्त करे, ठीक है, और ये दोनों ही सदिश जो है कैसे सदिश होने चाहिए, को इनिशियल सदिश होने चाहिए, यानी दोनों सदिश का प्रारंभिक बिंदु सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम हो, समान हो, उन्हें कहा जाता है हिंदी में सह आदिम सदिश। ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, सेम हो। ये आपका एक सदिश है, मान लीजिए ए वेक्टर है और मान लीजिए ये आपका बी वेक्टर है। तो ये जो दोनों सदिश है इनका प्रारंभिक बिंदु ओ है, इसलिए ये सदिश कहलाते हैं सह आदिम सदिश। तो ये योग का नियम कहता है, देखिए इस योग को नियम से समझने से पहले ये समझो कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, इसका अर्थ ओ ए और सी बी की लंबाई बराबर है और ये समांतर भी है, जबकि ओ सी और ए बी समांतर और लंबाई में बराबर है। तो अगर मैं यहाँ इसकी ये दिशा दे दूं तो आप देख पा रहे हो ओ सी और ए बी दोनों समांतर सदिश है, दोनों की दिशाएं समान है और दोनों की लंबाई समान है, यानी ये दोनों समान सदिश है। और समान सदिश है तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, बी वेक्टर। इसी तरीके से अगर ओ ए और सी बी की बात करें तो ये दोनों समांतर सदिश है। अगर मैं इसकी दिशा ये दे दूं तो इनकी दिशाएं समांतर और लंबाई भी समान है। तो ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा। तो अब इस सदिश का अगर हम एक विकर्ण बनाएं उस बिंदु से जिस बिंदु से ये दोनों सदिश निकल रहे हैं, ये तो ये जो हमारा ओबी वेक्टर होगा हमें इसका मान निकालना है। इस ओबी वेक्टर का हमें मान पता करना है, ओबी वेक्टर। तो देखिए बच्चों, इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, त्रिभुज ओ ए बी में इसमें ओ ए वेक्टर, ए बी बी वेक्टर। तो त्रिभुज का जो योग नियम है उसके हिसाब से किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दो सदिशों को समान दिशा में व्यक्त कर रही है तो उसका जो परिणामी सदिश होगा वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में व्यक्त करेगी। यानी ये जो हमारा ओबी वेक्टर होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ओबी वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ए सदिश प्लस ए बी सदिश। यानी ओ बी वेक्टर जो हमारा मिलेगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है, आप लिख लीजिएगा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो उसी प्रारंभिक बिंदु से निकलने वाली विकर्ण के अनुदिश जो सदिश होगा उसका जो विकर्ण होगा जो उसी बिंदु से निकलेगा वो उनके परिणाम को दर्शाएगा। समझ पा रहे हो? अगर ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, इससे ये सदिश ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसी बिंदु से निकलने वाला जो विकर्ण होगा वो इन दोनों सदिशों के परिणाम को व्यक्त करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि अगर मुझे ए सी वेक्टर निकालना है, ए सी वेक्टर, तो ये कितना आएगा, मुझे ए सी वेक्टर का मान चाहिए, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि इसमें ए सी वेक्टर कितना होगा। एक प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिंदु P 2,3,4 और Q
1 कोमा माइनस का 2 कोमा 3 को मिलाने वाले व P से Q की ओर बेस्ट सदिश ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु P और बिंदु Q। आपको P से Q की ओर दिष्ट सदिश को ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हमारा बिंदु P है जिसके निर्देशांक 2, 3, 4 है। ये हमारा Q बिंदु है जिसके निर्देशांक 1, -2, 3 है। और आपको P से Q की ओर दिशा वाला ये सदिश PQ ज्ञात करना है। तो हमने ये समझा था कि अगर मुझे PQ वेक्टर निकालना है, अगर मुझे PQ सदिश निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसके अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश यानी Q का स्थिति सदिश और माइनस करना है P बिंदु का स्थिति सदिश। और किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकलता है? उसके साथ जो निर्देशांक है इसकी स्थिति सदिश को हम लिखेंगे एक्चुअली OQ वेक्टर और इसके स्थिति सदिश को लिखेंगे OP वेक्टर। अगर सदिश का प्रारंभिक बिंदु O हो जाए, मूल बिंदु, तो वो उसका स्थिति सदिश होता है। और OQ वेक्टर कैसे निकलेगा? Q के जो निर्देशांक है इनके साथ I, J और K अटैच करके जोड़ दीजिए तो OQ वेक्टर हो जाएगा I कैप माइनस के 2J कैप प्लस का 3K कैप माइनस OP सदिश क्या हो जाएगा? 2I प्लस 3J प्लस का 4। सिंप्लीफाई कीजिए। I माइनस 2I माइनस का I कैप माइनस के 2J और माइनस के 3J माइनस के 5J प्लस के 3K और माइनस के 4K माइनस का K। तो ये जो हमें सदिश मिल रहा है ये हमारा PQ सदिश है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे हम डिस्कस करेंगे सदिश रूप के अंदर विभाजन सूत्र या जिसे कहा जाता है खंड सूत्र। कक्षा 10 में आपने निर्देशांक ज्यामिति के अंदर विभाजन सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, किस तरह से पढ़ा था? कुछ इस तरह से पढ़ा था कि अगर दो बिंदु हमें दे रखे थे x1 y1 x2 y2, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु P x, y m1 अनुपात m2 में बांट रहा था। तो x का जो मान था वो क्या आ रहा था? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y का मान आ रहा था m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। जब अंत विभाजन हुआ करता था और यही जब बाह्य विभाजन हुआ करता था तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाता था। ठीक है, तो कुछ वैसा ही जो अभी सदिश फॉर्म में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे ये दो बिंदु हमें दे रखे हैं, बिंदु A और ये बिंदु B। और दोनों बिंदुओं के जो भी हमें निर्देशांक दे रखे हैं, अगर हम तीसरा बिंदु ले लें हमारा मूल बिंदु O, तो जब हम O को A से और B से मिलाएंगे तो ये जो OA सदिश है हमारा OA, ये OA सदिश बिंदु A का स्थिति सदिश होगा। और मान लेते हैं इसका स्थिति सदिश जो है वो A वेक्टर है। और इसी तरीके से OB सदिश जो है वो बिंदु B का स्थिति सदिश होगा। और मान लेते हैं ये हमारा B सदिश है।
अब हमें उस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है, उस बिंदु R का स्थिति सदिश निकालना है जो AB को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में बांट रहा है। तो इस बिंदु R का जब हम स्थिति सदिश निकालना चाहेंगे तो इसे भी हमने मूल बिंदु से मिला दिया और इसके सदिश को हमने नाम दिया R वेक्टर। तो बच्चों यहां से जो R वेक्टर निकलेगा, यहां से जो R वेक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा M1B वेक्टर, M1B वेक्टर प्लस M2A वेक्टर, M2A वेक्टर और बट्टा में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। समझ में आ रहा होगा आपको? दो बिंदुओं के स्थिति सदिश हमें पता है, A वेक्टर और B वेक्टर, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु R M1 अनुपात M2 में बांट रहा है। आपको उस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है, तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा? M1B वेक्टर प्लस M2A वेक्टर बटा M1 प्लस M2। और ये कैसा विभाजन है? ये अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन। जबकि जब बाह्य विभाजन की बात होगी तो R वेक्टर का मान आएगा M1B वेक्टर माइनस M2B वेक्टर, सॉरी M2A वेक्टर और बटा M1 माइनस M2 जब बाह्य विभाजन हो। और साथ ही हमने वहां पे मध्य बिंदु के निर्देशांक भी पढ़े थे बेटा। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते थे बताइए? अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ x का मान कैसे आता था? x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहां से जो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे, R वेक्टर अगर मध्य बिंदु है तो इसका मान आएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर बटा 2 जब ये मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें सीख लेनी है। दो बिंदुओं के आपको निर्देशांक दे रखे होंगे और जब उनके आपको निर्देशांक दे रखे होंगे तो उन निर्देशांकों के साथ I, J और K अटैच करके आप जोड़ोगे तो उनके स्थिति सदिश आपको मिल जाएंगे। तो दो बिंदुओं के स्थिति सदिश आपको पता है, उनको किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु की स्थिति आपको बतानी है। तो उसका जो स्थिति सदिश होगा वो कैसे निकलेगा? M1B वेक्टर प्लस माइनस M2A वेक्टर बटा M1 प्लस माइनस M2। प्लस आएगा अंतः विभाजन के लिए, माइनस आएगा बाह्य विभाजन के लिए। और अगर ये R बिंदु इस AB का मध्य बिंदु है, यानी उससे मैं आपका M1 और M2 दोनों एक एक हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब M1 और M2 एक एक होगा तो यहाँ से B वेक्टर बनेगा, यहाँ से A वेक्टर बनेगा और नीचे 1 प्लस 1 2 बनेगा। तो ये मध्य बिंदु के स्थिति सदिश है। नोट कीजिए। इसी से संबंधित एक प्रश्न ले रहे हैं ताकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। प्रश्न है हमारा, दो बिंदु P और Q की स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु की सापेक्ष होती है। मान लेते ये हमारा मूल बिंदु है और इस O बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का जो स्थिति सदिश है OP वेक्टर, वो OP वेक्टर आपको दे रखा है 3A वेक्टर माइनस का 2 B वेक्टर। जबकि जो OQ वेक्टर है यानी बिंदु Q का जो स्थिति सदिश है OQ सदिश, वो दे रखा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये भी ठीक है। एक बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 में
विभाजित कर रहा है। ये एक बिंदु आर है, इसका आपको स्थिति सदिश ओ आर वेक्टर निकालना है और इसी ओ आर वेक्टर को हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर वेक्टर। इसका हमें मान निकालना है जो कि पी क्यू को 2:1 में विभाजित कर रहा है, 2:1 में विभाजित कर रहा है। अब वो विभाजन कैसा है? अंतः विभाजन है और बाह्य विभाजन है। तो जब अंतः विभाजन की हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे अंतः विभाजन की, तो जो हमारा ये आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। तो यहां से क्या होगा? m1 जो आपका m1 है उसका मल्टीप्लाई किससे होगा? OQ वेक्टर से, प्लस जो आपका ये m2 है इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? OP वेक्टर से, और डिवाइड में क्या आएगा? m1 प्लस m2। तो R वेक्टर बराबर 2 ब्रैकेट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस 1 3 A वेक्टर माइनस 2 B वेक्टर और बटा 2 प्लस 1। तो R वेक्टर जो हमारा आएगा वो आएगा 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर बटा 3। R वेक्टर बराबर 2A वेक्टर और 3A वेक्टर कितना हो जाएगा? 5A वेक्टर, और प्लस के 2B वेक्टर और माइनस के 2B वेक्टर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो बटा में कितना आ जाएगा? 3। तो ये जो 5A वेक्टर बटा 3 जो है वो इस बिंदु R का स्थिति सदिश आएगा। यही अगर हम बात करें सेकेंड वाले प्रश्न की, जिसमें हमें बाह्य विभाजन निकालना है। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का मतलब हुआ कि ये बिंदु जो R है वो इस PQ रेखाखंड के सापेक्ष कहीं बाहर स्थित होगा। ठीक है, ये 2:1 है इसलिए बिंदु ये R यहाँ होगा। तो ये P से इस R बिंदु की स्थिति 2 है और Q से इस R बिंदु की स्थिति 1 है। हालांकि ये ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो जब बाह्य विभाजन होगा तो हमारा R वेक्टर क्या मिलेगा? तो हमारा R वेक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाई OQ वेक्टर माइनस 1 ब्रैकेट OP वेक्टर और बटा m1 माइनस m2, 2 माइनस 1। R वेक्टर कितना आएगा? 2A वेक्टर प्लस के 2B वेक्टर माइनस के 3A वेक्टर और माइनस माइनस प्लस के 2 वेक्टर बटा 1। तो R वेक्टर का जो मान आएगा 2A वेक्टर माइनस 3A वेक्टर माइनस का A वेक्टर और 2B वेक्टर और प्लस के 2B वेक्टर प्लस के B है 4B वेक्टर, इसी को लिख सकते हैं 4B माइनस A वेक्टर। तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो इस बिंदु R का स्थिति सदिश होगा जब ये PQ को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में बाह्य विभाजित करेगा। आपको कमेंट बॉक्स में इस बिंदु R की स्थिति सदिश निकालनी है जब ये R बिंदु PQ का मध्य बिंदु हो। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नोट करना है। आज का हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सदिशों को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, सदिश का त्रिभुज नियम, सदिश योग का चतुर्भुज नियम, और साथ ही जो विभाजन सूत्र है इसको आज हमने चर्चा में लिया। तो यहाँ तक का सिलेबस बुक में जो भी है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको आप सभी कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उनको बता सकूं। गुड डे। बच्चों, क्लास 12th की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके चैप्टर सदिश के ये एग्जाम्पल है। इन सभी उदाहरणों को आप देखिए, सॉल्व कीजिए।
किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में नोट कीजिए। ये प्रश्न सामान्यतः सदिशों के योग, उनके अंतर, समान सदिश और इकाई सदिश से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद में 13.1 जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं ऐसे सवाल हम लेक्चर 1 और 2 में कर चुके हैं। ठीक है, इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है, समान सदिश में एक्स वाई कैसे निकाले जाते हैं, किसी सदिश के सदिश और अदिश घटक कैसे निकाले जाते हैं, सदिशों के योग और अंतर के सापेक्ष सदिश कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने चर्चा की है किसी बिंदु की स्थिति सदिश, अगर आपको 2 बिंदु दे रखे हैं तो उस सदिश को कैसे निकाला जाता है, और दिए गए बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजन करने वाले बिंदु की स्थिति सदिश को कैसे निकाला जाता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग खुद कीजिएगा, और इन प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नोट कीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर में मैं उन क्वेश्चंस को करवा सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।